हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूनिक स्टडी सेंटर। अभी तक हम लोगों ने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर का मेंडल्स के जो लॉज थे वहां तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। अब ऑर्गेनिज्म में सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है हमको उसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे जैसे ह्यूमन में सारे ऑर्गेनिज्म की बात हम नहीं करेंगे। ह्यूमन में जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, मेल और फीमेल, तो एक बॉडी अगर मेल है तो वो पूरी तरीके से मेल ही होता है, और अगर एक फीमेल है तो वो पूरी तरीके से फीमेल होती है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, लेकिन ह्यूमन के केस में वो बाइसेक्सुअल होते हैं। अब ये जो डिफरेंस है ना, मेल्स और फीमेल में, इसको बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मतलब जो लैंगिक द्विरूपता है ना, अब उनके और उसी के बेसिस पे उनके कैरेक्टर्स भी अलग अलग, कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग होते हैं, बिल्कुल है ना। मेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं, फीमेल्स के अलग होते हैं। और तो ये मतलब एक क्वेश्चन, एक मिस्ट्री रही है अपने आप में कि ये जो डिफरेंस आते हैं वो क्यों आते हैं ना, और ये तय कैसे होता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में हमको उसी के बारे में पढ़ना है। तो इसके बारे में बताया गया कि जिस तरह से सारे जो ट्रेट्स होते हैं ना, जो लक्षण आते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वैसे ही ये जो सेक्स डिटरमाइन होता है, जो लिंग का जो निर्धारण होता है वो भी जीन से ही होता है ना, वो भी उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल गुणसूत्र ही होता है। अब वो किस तरह से होता है, तो ह्यूमन में उनके सेल में कितने 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, 46 गुणसूत्र होते हैं जो पेयर के फॉर्म में रहते हैं, और वो 23 जोड़ी रहते हैं ना। उसमें से जो 22 जोड़ी होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं ना, मतलब कायिक गुणसूत्र, और एक जो जोड़ी होता है वो होता है लिंग गुणसूत्र। उसी से तय होता है कि जो चाइल्ड है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। और ये मतलब शुरुआत से ही जब डिटरमाइन हो जाता है, एक जब ब्रूड से जब बेबी डेवलप होने लगता है, तो वहीं से फिर अलग तरह, जब सेक्स डिटर्मिनेशन होने के बाद फिर उसी तरह के कैरेक्टर्स डेवलप होने लगते हैं दोनों में, है ना। मेल होगा तो उसी तरह से उसके हार्मोन सेक्रेट होने लगेंगे, और फीमेल का भी उसी तरह से। तो ये प्रोसेस होता है। अब ये किस तरह से होता है, तो 46 क्रोमोसोम होते हैं जो 23 जोड़ी के फॉर्म में रहता है ना, 23 पेयर होता है। इसमें से 22 पेयर जो रहता है वो रहता है कायिक गुणसूत्र, जिसको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, और एक पेयर जो होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है। और इसी से तय होता है कि जो भी चाइल्ड होगा वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। अब मेल और फीमेल में जो ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ये अलग अलग तरह के होते हैं। फीमेल्स में जो दोनों होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और मेल में क्या होता है, एक एक्स होता है एक वाई होता है। तो ये 22 इधर तो सेम रहेंगे दोनों के, इधर इसमें क्या होगा, फीमेल में एक्स एक्स रहता है और मेल में रहता है एक्स और वाई। वाई का जो साइज होता है वो एक्स से थोड़ा छोटा होता है, और ये वाई ही रिस्पॉन्सिबल होता है उस चाइल्ड की जेंडर को डिटरमाइन करने में। इस वाई का रोल रहता है। अभी डिटरमाइन किस तरह से होता है, तो जो भी एग होगा, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, जब सेल डिवीजन होता है तो हाफ हाफ तो डिवाइड हो जाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, जो इस तरह के कुछ कंडीशंस बनेंगे, है ना। मतलब यहाँ पे हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे। ये फीमेल का है ना, मतलब जो मदर होगी उसके क्रोमोसोम्स रहेंगे, और ये जो फादर होंगे उनके क्रोमोसोम्स रहेंगे। अब 50-50% कैरेक्टर्स जो होते हैं, मतलब 50% जो कैरेक्टर होगा वो मदर से आता है, और 50% जो आता है वो फादर से आता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, एक्स और एक्स मिल रहा है। इसका मतलब ये होता है फीमेल के लिए। तो अब की बार जो बेबी होगी वो क्या होगा, वो फीमेल होगा। और उसके बाद ये और ये दोनों साथ में आ सकते हैं, तो अब की बार एक्स और वाई आ गया, तो अब की बार तो फिर ये मेल हो गया। फिर उसके बाद ये और ये हो सकता है, फिर से फीमेल हो गई, एक्स और एक्स। और अगला वाला जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये भी बन रहा है एक्स और
Y। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे चांसेस बने किसके, फीमेल के, फिर यहाँ पे मेल के, फिर फीमेल के, फिर मेल के। तो इसी तरह से 50-50% चांसेस होते हैं कि जो बेबी होगा वो क्या होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। ये प्रोसेस होता है सेक्स डिटर्मिनेशन का ह्यूमन में। कुछ और ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है ना। जैसे टर्टल, जो कछुए होते हैं ना, वो वहां के उस टाइम पे जो इन्वायरमेंट रहता है उस पे डिपेंड करता है ना। टेम्परेचर कम हो ज्यादा, उस हिसाब से वो मेल और फीमेल मतलब जो बेबी होता है वो मेल और फीमेल बनता है। ये ह्यूमन का रहा। और इवोल्यूशन के बारे में कुछ थ्योरीज हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो इवोल्यूशन के बारे में थ्योरीज जो दी गई है ना, मतलब जो इवोल्यूशन हुआ है जब अर्थ पे लाइफ स्टार्ट हुई और धीरे धीरे जिस तरह से चेंजेस तो आए हैं, ये डेफिनेटली चेंजेस आए हैं। तो ये चेंजेस कैसे आए और क्यों आए, है ना। तो इसके बारे में कुछ थ्योरीज दी गई, जो कि जब किसी को कुछ नहीं पता था तो उस टाइम पे जब किसी ने कोई थ्योरी दी, जैसे कुछ लोगों ने दी, डार्विन ने दिए और 1859 में, और लैमार्क ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपनी थ्योरी दी। लेकिन जब तक लोगों को कुछ नहीं पता था तब तक तो ये माना जाता रहा। लेकिन जैसे जैसे लोग और उसके बारे में पढ़ते गए, जानते गए, तो कुछ चीजें ऐसी थी जो ये थ्योरीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो वहां पे उन थ्योरीज में सुधार भी किया गया है ना। तो 2-3 थ्योरीज हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद ये चैप्टर टोटली खत्म हो जाएगा। इवोल्यूशन के बारे में जो थ्योरीज दी गई उसमें लैमार्क ने अपनी थ्योरी दी। इसमें इन्होंने क्या बताया था कि जो भी इवोल्यूशन होता है ना, जिराफ का इन्होंने एग्जाम्पल लिया और उसी से बताया गया कि पहले के जो जिराफ होते थे ना, अब मॉडर्न जो जिराफ हैं उनके जो एंसेस्टर्स होते थे, उनके पूर्वज, उनकी जो गर्दन होती थी वो छोटी बताई जाती थी। तो अब के जो जिराफ होते हैं उनकी गर्दन काफी बड़ी होती है। तो इसके लिए लैमार्क ने अपना जो थ्योरी दी वो ये बताया कि ये जो जिराफ होते, इनकी जो गर्दन जब छोटी होती थी तो ये बताया कि इनको काफी एफर्ट करना पड़ता था ऊंचे पेड़ों से पत्तियों को खाने के लिए। तो ये काफी एफर्ट लगाते थे और इन्होंने बताया कि धीरे धीरे इसी तरह से ये लगातार जब एफर्ट लगाते रहे, इसकी वजह से ये मतलब धीरे धीरे इनकी गर्दन क्या हुई, बढ़ती गई, है ना। गर्दन और जो 4 लेग्स थे इनके वो भी क्या हुए, बढ़ने लगे। फिर उसके बाद डार्विन ने अपनी थ्योरी में क्या बताया था, इन्होंने ऐसा नहीं बताया। इन्होंने बताया कि जो जिराफ थे वो दोनों मतलब लंबी गर्दन वाले और छोटी गर्दन वाले भी थे। लेकिन जब लंबी गर्दन वाले जो जिराफ होते थे उनको तो खाना मिल जाता था आसानी से, तो वो सरवाइव कर पाए। लेकिन जो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे वो सरवाइव नहीं कर पाए। और वो जो ये बातें उन्होंने अपनी बुक में पब्लिश करी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, है ना। तो कि मतलब नेचर उन्हीं को सिलेक्ट करता है आगे सरवाइव करने के लिए जो खुद को नेचर के हिसाब से ढाल लेते हैं। जो नहीं ढाल पाते वो खत्म हो जाते हैं। और बाकी जो मतलब ये भी क्या होता है, एक इवोल्यूशन का एक रीजन बनता है कि मतलब एक ढेर सारी वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स की, उसमें से जो चीजें खुद को ढाल पा रही हैं नेचर के अकॉर्डिंग वो सरवाइव कर रही हैं, और जो नहीं ढाल पा रही हैं वो खत्म हो जा रही हैं। और उसके बाद आती है एक म्यूटेशन थ्योरी। उसके अच्छा ये वैलिड थी उस टाइम चीजें, लेकिन धीरे धीरे जब जीन और क्रोमोसोम इन सब के बारे में देखा जाने लगा, इन सब के बारे में पता चलने लगा धीरे धीरे, तब इन्होंने कोई ऐसा रीजन नहीं बताया, बस इतना ही बता के यहाँ पे ये रुक गए थे। लेकिन उसके बाद इनके जो डार्विनिज्म था इसमें कुछ और सुधार किए गए, है ना, कि जो इवोल्यूशन हो रहा है जीन उसके लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो वो आता है नियो डार्विनिज्म में, मतलब नौ डार्विनवाद जिसको हम बोलते हैं। तो ये डार्विन की थियोरी रही। और नियो डार्विनिज्म में जो उसका एक मॉडिफाइड फॉर्म रहा डार्विनवाद का, वो नौ डार्विनवाद था। फिर म्यूटेशन थ्योरी आती है ना। म्यूटेशन थ्योरी को खोजा था ह्यूगो डी व्रीज ने। अब इन्होंने इसमें क्या बताया कि जो चेंजेस आते हैं वो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, और अचानक से इवनिंग प्रिमरोज नामक एक प्लांट था, इस पे इन्होंने अपना रिसर्च किया था। और इन्होंने बताया कि जो चेंजेस आते हैं वो मतलब चेंजेस तो धीरे धीरे वेरिएशन होता तो रहता है, वो तो सही है, मतलब
ऑर्गेनिज्म आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन अचानक से कुछ चेंजेस आ जाते हैं और उसको उन्होंने म्यूटेशन बताया, है ना। मतलब डीएनए जब कॉपिंग होती है तो धीरे धीरे अचानक से एक चेंज दिखता है और वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है इवोल्यूशन के लिए। तो ये सारी थ्योरीज थी इवोल्यूशन के सपोर्ट में। और मॉडर्न जो माना जाता है वो मतलब सबका एक मिक्स फॉर्म माना जाता है कि जो जीन है और इन्वायरमेंटल जो कॉजेज हैं वो सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं एक मतलब ऑर्गेनिज्म किस तरह से आज जो है वो ऐसा मतलब जिस भी तरह से है वो वैसा क्यों है। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं, एक सबका मिक्स्ड फॉर्म है जो मॉडर्न थियरी है इवोल्यूशन की उसमें, है ना। तो जीन को ही ज्यादा रीजन माना जाता है और बाकी इन्वायरमेंट तो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता ही है। तो ये पूरा होता है इवोल्यूशन। यहाँ पे आपका ये हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो वीडियोस बनेंगे वो आपके बनेंगे फिजिक्स के। तब तक के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अपने सिलेबस अपना कंप्लीट करते रहिए। थैंक यू।